खबर महाराष्ट्र के पुणे से आपको बता रहे हैं, जहां दिल झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। स्थानीय चुनाव में जीत का जश्न मनाते वक्त बड़ा हादसा हुआ। हवा में हल्दी उड़ाते समय यहां आग लग गई। 8 लोग इस हादसे में झुलस गए हैं, ऐसी खबर मिल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जश्न के दौरान हल्दी उड़ाई जा रही थी और तभी वहां देखिए किस तरह से आग लगी। अचानक से आग की लपटें बहुत तेजी से भड़की और जिसके बाद वहां लोग छिटक गए, लेकिन इस दौरान 8 लोग झुलस गए। देखिए ऊपर से हल्दी उड़ाई गई और किस तरह लोग जो नीचे थे वहां पर आग फैल गई। ये देखिए किस तरह से आग की लपटें भड़की हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो महिलाएं पुरुष वहां पर इकट्ठा थे वो पीछे हट गए और ये हल्दी उड़ाने के दौरान आग लगी है। यहां पर चुनाव जीतने का जश्न मनाया जा रहा था, समर्थकों के बीच में हल्दी उड़ाई जा रही थी उत्साह के रूप में और तभी अचानक यहां आग लग गई। नम्रता दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। नम्रता, इससे पहले भी हमने देखा था एक ऐसा ही हादसा हुआ था और अब दोबारा ये हादसा जहां पर जश्न के दौरान ये गुलाल उड़ाया गया और आग लग गई। जी बिल्कुल, देखिए भगवान खंडेराया के चरणों में जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो पहुंचे थे और ऐसे में जेजुरी के मंदिर पर हल्दी उड़ाई जाती है और हल्दी उड़ाने के दौरान दिए और पटाखे के चलते जो है आग लगी है बताया जा रहा है। और आप देखिए कि तमाम जो कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट है, उसमें भी कई लोग झुलते हैं, कार्यकर्ता झुलते हैं। 10 से ज्यादा लोग इस पूरे आग की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में हल्दी उड़ाई जाती है, लेकिन क्या हल्दी में केमिकल मौजूद था, इसको लेकर भी एक सवाल उठता है, जिसके चलते आग जो है वो भड़कने की घटना सामने आई है। इस पूरे मामले में जो वहाँ के लोकल एसपी हैं उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल जो 10 से ज्यादा लोग झुलसे हैं उनको पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कल महाराष्ट्र में निकाय चुनाव थे, उस दौरान यहाँ पर जश्न मनाने और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे थे, तब ये पूरा हादसा हुआ जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ऐसे में आग इतनी ज्यादा भड़की कि आग जो है वो बढ़ने की आशंका थी, लेकिन लोगों ने वहाँ पर गनीमत दिखाई और पहले पीछे हट गए। लेकिन ये एक गंभीर सवाल खड़ा होता है, जेजुरी जो मंदिर है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है और इस तरह के हल्दी में केमिकल है और भीड़ के चलते आग बढ़ने की घटना हो सकती है, तो आगे भी इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आ सकती है। तो फिलहाल ये जो वीडियो सामने आ रहा है इस पर पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। जो कार्यकर्ता थे, जो जिनके नेता जीते थे, वो लोग वहाँ पर आशीर्वाद लेने गए थे, लेकिन ये पूरी घटना की चपेट में आने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और अब फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। लेकिन सवाल उठते हैं कि क्या केमिकल वाली हल्दी वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि पटाखे की वजह से भी आग लगी हो सकती है, लेकिन जांच की जा रही है क्योंकि पटाखे जलाना वहाँ पर अनुमति नहीं दी जाती, तो पटाखे वहाँ पर ले जाया कैसे गया, इन तमाम एंगल से जांच की जा रही है। जांच में तस्वीर साफ हो पाएगी। नम्रता, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। उत्तर भारत में दिख रहा है कोहरे का कहर। कई राज्यों में शीतलहर ने बढ़ाई है आम लोगों की परेशानी। यूपी और दिल्ली में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। हरियाणा और हिमाचल में भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई राज्यों में शीतलहर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। यूपी और दिल्ली में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और हिमाचल की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर एक तरफ दिल्ली, यूपी, हरियाणा में तो कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, सड़क पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं हिमाचल में जो सैलानी हैं वो इस बर्फबारी का, इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में हवा चलने की वजह से प्रदूषण कल के मुकाबले कम रहा, जबकि कुछ इलाकों में कोहरा भी देखने को मिला। साथ ही शीतलहर चलने की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। राजधानी दिल्ली में ठंड की कहर लगातार जारी है और इसी ठंड की कहर में दिल्ली में एयर पोल्यूशन इंडेक्स का भी कहर लगातार जारी है। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 300 के पार और 400 तक रिकॉर्ड किया गया है। इस समय हम दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और अगर दिल्ली में कोहरे की बात करें तो जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है उसकी वजह से जो स्मॉग है, जो कोहरा है, वो भी देखने को मिल रहा है। चारों तरफ जो कोहरा है
वो छाया हुआ है और कोहरे के साथ साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। हालांकि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लगातार जो कोहरा है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, उसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से कई जो जरूरी और आवश्यक कदम हैं वो तो उठाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में कोहरे की स्थिति बनी हुई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रेल यातायात है या सड़क यातायात है उस पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोहरा बढ़ा हुआ है उसकी वजह से जो सड़कों पर गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार बेहद कम हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग के मुताबिक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से मौसम और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है, कोहरे का जो कहर है वो भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो हवा है उनकी रफ्तार में बहुत ज़्यादा गति नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा कोहरा देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं यूपी के वाराणसी में शीतलहर लोगों पर कहर बरपा रही है। विजिबिलिटी बहुत कम है और लोग अलाव तापने को मजबूर है। आज सोमवार की सुबह धर्मनगरी काशी शीतलहर ठंड के साथ साथ घने कोहरे की चपेट में है। ये तस्वीर हम आपको वाराणसी के शहरी क्षेत्र की दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ है। इसके अलावा जो वाहनों का आवागमन हो रहा है उस पर भी साफ तौर पर असर देखा जा रहा है। जो भी यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं वो लाइट का प्रयोग कर रही हैं। दिन में ही ऐसे हालात देखे जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए कि विजिबिलिटी कितनी कम है। तो निश्चित ही आज काशी में शीतलहर ठंड के साथ साथ घने कोहरे का भी चपेट है। आप दूसरी तरफ की तस्वीर देखिएगा कि देखिए जो वाहन आ रहे हैं वो लाइट का भी प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वही एक तरफ की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। आज बताया जा रहा है कि आज ठंड ज्यादा है। इसके अलावा जो तापमान की बात कर लें तो करीब न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही कुछ लोगों से भी हम यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे कि आज के हालात क्या है। आज सोमवार के दिन जिस दिन लोग अपने दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं, काफी ज्यादा ठंड है। भाई साहब यहाँ पे ही रहते हैं आप काशी में? हाँ, आज ठंड ज्यादा है। आज बहुत ठंड है। 3 दिन बाद फिर ठंड पड़ा है। हम मिंट हाउस पे भी नहीं जा पाए। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, जो कि ज़रा सा धूप क्या निकल गया कि मान लो कोहरा छा गया ज़्यादा ही। और धूप की भी बात कर लें तो बीते एक सप्ताह से बहुत समय के लिए यहाँ पर धूप नहीं निकला है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से जो वाहनों का आवागमन हो रहा है वो भी प्रभावित है, क्योंकि दिन में ही वाहनों को लाइट का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आज न सिर्फ ठंड शीतलहर बल्कि कोहरे का भी जबरदस्त प्रभाव है धर्मनगरी काशी में। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को प्रदूषण से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन इतनी नहीं कि वो खुलकर लंबी सांस ले सके। छुट्टी के दिन दिल्ली में बीते कुछ दिनों के मुकाबले धुंध कम थी, लेकिन फिर भी AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में था। इंडिया गेट से लेकर अक्षरधाम और सिग्नेचर ब्रिज तक हर इलाके में धुंध थी। हालांकि बीते दिनों के मुकाबले राहत मिली तो वो कल की अपेक्षा आज बेहद कम देखने को मिल रहा है। इस समय हम दिल्ली के अक्षरधाम पर मौजूद हैं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर। बावजूद इसके AQI कई जगहों पर 400 के पार गया। आनंद विहार में 433, चांदनी चौक में 452, बवाना में 442, पटपड़गंज में 410, पंजाबी बाग में 422। AQI का खतरनाक स्तर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में भी था। जो वाहनों की जो स्पीड है उस पर भी लगाम लगाई गई है। जितना का AQI लेवल है 511 है। धुंध और प्रदूषण की वजह से हाईवे पर गाड़ी चलाना भी फिलहाल खतरे से खाली नहीं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज है। सदन में आज हंगामा होने के आसार है। कोडीन सिरप को लेकर हंगामा हो सकता है। आज दोपहर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। यूपी विधानसभा में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा की जाएगी। तो शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन यूपी विधानसभा में दोपहर 12:20 में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वंदे मातरम पर भी विशेष चर्चा होगी और हंगामा भी आज होने के आसार हैं। सदन के अंदर कोडीन सिरप को लेकर हंगामा हो सकता है। इससे पहले भी सियासी वार पलटवार कोडीन सिरप को लेकर देखने को मिला था।
और अब आज अनुपूरक बजट पेश किया जाना है दोपहर में 12:20 का समय है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई, आपको बता दें आज नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। टीएमसी से निलंबित होने के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान हुमायूं कबीर ने किया था और आज वो अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। आज वो एक रैली भी करने जा रहे हैं। रैली में लाखों लोगों के जुटने का अनुमान लगाया गया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के चलते टीएमसी से उन्हें निलंबित किया गया और उसके बाद उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया था और आज ये वो घोषणा कर सकते हैं। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले से ही सियासी गहमा गहमी है। एसआईआर की प्रक्रिया और फिर हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, जिसके बाद टीएमसी ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए पार्टी से निलंबित किया और आज नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। पार्टी को एक रैली करके आम जनता को, आबादी को सामने रख के मेरा 4 लाख लोगों को इकट्ठा करके मेरा मुर्शिदाबाद से शुरू करेंगे वो नया पार्टी का रास्ता चलने का। अगले दिन में ये सोचा जो चुनाव आएगी 2026 में, तो मैं 294 जो सीट है यहाँ से मैं कम से कम 90 से 100 सीट जीत हासिल करेगी। बंगाल में हुमायूं के बाबरी वाले घमासान पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बयान दिया। भागवत ने कहा कि वोट बैंक के लिए यह किया जा रहा है। ये एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो अब सवाल यह है कि अगर हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाते हैं, चुनाव के मैदान में उतरते हैं, तो नुकसान किसका होगा? क्या वो ममता के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकेंगे? क्योंकि बीते 4 चुनावों का वोटिंग पैटर्न तो बताता है कि मुस्लिम वोट टीएमसी को ही मिला है। बंगाल में अभी मुस्लिम आबादी करीब 27% है। 2016 में टीएमसी को मुसलमानों का 51% वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 6%। 2019 में टीएमसी को और ज्यादा मुस्लिम वोट मिला, यह आंकड़ा 60% हो गया। इसी तरह 2021 विधानसभा चुनाव में 75% मुस्लिम मतदाता टीएमसी की तरफ चले गए और बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में तो 73% मुस्लिम वोटरों ने ममता को बढ़ चढ़कर वोट दिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हुमायूं कबीर ममता का नुकसान करने वाले हैं? और इसी को लेकर ये जो सियासी गहमा गहमी है पश्चिम बंगाल में स्थिति बढ़ी हुई है। चलिए अब बढ़ते आगे, बात करते हैं एक और विषय की जिसको लेकर काफी गहमा गहमी इन दिनों बनी हुई है सोशल मीडिया पर भी और जमीन पर भी। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को घेरने वाले अरावली पर्वत दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अरावली पर्वत श्रृंखला एक बार फिर से चर्चा में है। कोर्ट के फैसले के बाद तमाम लोग सड़कों पर हैं और अरावली को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अरावली बचाओ, देश बचाओ के नारे लगाए गए। लोगों ने सरकार से मांग की है कि अरावली को बचाने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाए जाएं। अरावली बिकाऊ नहीं है। अरावली आप 50, 100 या 200 मीटर से नहीं डिसाइड कर सकते। पहाड़ पहाड़ है। जो अरावलीज हैं ये जनता के हैं, ये पूरी कम्युनिटी के हैं।
ये किसी कॉर्पोरेट के या किसी भी जुडिशरी के डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं है। और इसके ऊपर रोक लगाना, इसके ऊपर पुनर्विचार करना सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत ही आवश्यक है। प्रदर्शन राजस्थान के उदयपुर में भी हुए। यहाँ वकीलों ने कोर्ट परिसर से जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च किया और वहाँ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं राजस्थान के सिरोही में भी 36 कौमों की एक विशेष पंचायत बुलाई गई, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास खनन न करने की चेतावनी दी गई। अब आपको आसान भाषा में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बताते हैं जिस पर विवाद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में ये कहा कि 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया की सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप ही जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में है उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, ना कि सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर। अब बताते हैं कि आखिर फैसले पर विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल इस फैसले से राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को जमीन की परिभाषा तय करने की शक्ति मिल जाएगी। यानी जो इलाका पहले जंगल जैसा माना जा रहा था अब उसे राजस्व भूमि या गैर वन क्षेत्र बताया जा सकता है। इससे आशंका यह है कि इस आदेश का सहारा लेकर अरावली में जो खनन है वो बढ़ सकता है और धीरे धीरे अरावली खोखली हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस पूरे इलाके को जंगल जैसा क्षेत्र मानकर संरक्षण मिलता था, लेकिन अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि ये वन है या नहीं है और यहीं से लोगों में डर पैदा हो रहा है। अब कोर्ट से ज्यादा सरकारों के फैसलों पर यह निर्भर करेगा कि अरावली कटेगी या बचेगी। तो अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं बल्कि सियासत भी जमकर हो रही है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सियासी पारा गरमाया हुआ है। मुद्दे पर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से नफा नुकसान खोजने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। अखिलेश ने लोगों से अपील की है कि वो अरावली को बचाने की मुहिम से जुड़े। अखिलेश ने यह भी कहा है कि अरावली को बचाना विकल्प नहीं संकल्प होना चाहिए। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर अरावली को अदानी को बेचने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र तक बुलाने की मांग कर डाली। इधर कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी अरावली में खनन का ठेका देने जा रही है। एक तरफ प्रदूषण को दूर करने के नाम पर सरकार में आई थी और दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियों का खनन का ठेका दे दिया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अरावली से छेड़छाड़ हो ऐसा वो भी नहीं चाहते। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया। जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। दरअसल विपक्षी दलों की दलील है कि अरावली नहीं बचेगी तो दिल्ली NCR में प्रदूषण का खतरा और बढ़ जाएगा। अब आपको समझाते हैं कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला इतनी खास क्यों है। अरावली सिर्फ पहाड़ों की कतार नहीं है, उत्तर पश्चिम भारत में मौजूद एक पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक करीब 692 किलोमीटर लंबी है। यही नहीं, ये पर्वतमाला चंबल, साबरमती, लूनी जैसी अहम नदियों का स्रोत यानी कि उद्गम स्थान है। ये उत्तर भारत की आखिरी प्राकृतिक ढाल है जो रेगिस्तान और लू के खिलाफ दीवार बनाने का काम करती है। सीधी भाषा में कहें तो दिल्ली NCR में रहने वालों के लिए एक तरह से ये फेफड़ों का काम करती है। जानलेवा प्रदूषण को कम करने में भी इस पर्वत श्रृंखला और इसकी तलहटी में मौजूद लाखों पेड़ों की बहुत अहम भूमिका है। साथ ही साथ इसकी चट्टानें बारिश का पानी जमीन में भेजकर भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम भी करती है। तो इस तरह इसीलिए ये अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस मामले पर आज पर्यावरण मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 4 बजे प्रेस वार्ता करेंगे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। विपक्ष के आरोपों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जवाब देंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम आदेश को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो सियासत गरमा रही है, उसी को देखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और सरकार अपनी ओर से जो तमाम चीजें हैं
जो हालात है उन्हें क्लियर करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या है और जो भ्रम हो रहा है, भ्रामक जो स्थिति सरकार दावा कर रही है वो क्यों हो रहा है। बढ़ते आगे, रुक कर एक और बड़ी खबर का बिहार से आपको बता दें, जहां एनडीए के अंदर फिर से घमासान शुरू होता नजर आ रहा है। राज्यसभा सीट को लेकर जीतन राम मांझी का दावा, एक राज्यसभा सीट का वादा था वो मिलनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने एनडीए के भीतर अनुचित व्यवहार होने का आरोप भी लगाया है। अभी हम नहीं कहते हैं कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब सवाल है, टीवी की बात रातें हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 भाजपा को और 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है, तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहाँ है, इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे, अब 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते, लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है। तो एक तरफ मांझी जहां एनडीए में राज्यसभा सीट के लिए वादा याद दिला रहे हैं, तो वहीं उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया है। मांझी ने कहा कि सभी सांसद और विधायक योजनाओं के लिए मिलने वाले फंड में कमीशन लेते हैं। इस उद्देश्य लेकर के तो आगे पीछे लेके चाहिए, उद्देश्य सदा हाई रखे के चाहिए। अब जब तक आकाश पाताल के साथ लेके चलवा तो ये काम ना हो, तो हम कहो कि मन के बेड़ा पूछा करा और हम साथियों जी, अरे हमारा 3 लाख रुपया मिले है, लमनी में धान में भूया बोला है, हर एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। हम 5 साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले कर में गाड़ी खरीद को मेरे घर फलना कर। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर की, जहां उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब करणी सेना के काफिले पर पथराव हो गया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। घटना उस वक्त हुई जब करणी सेना के कार्यकर्ता जनक्रांति आंदोलन से वापस अपने घर जा रहे थे। तभी आष्टा इलाके में अचानक पथराव हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, इतने में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने माहौल खराब करने और षड्यंत्र के चलते काफिले पर पथराव किया, जिसके बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किए। मोर्चा संभालते हुए पुलिस ने जाम खुलवाया। विवाद ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए करणी सेना के अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील की। मेरे सभी भाइयों से बोल रहा हूँ, मैं रास्ता जाम करेगा नहीं, कोई लड़ाई दंगे में शामिल होगा, पर यहाँ से चुपचाप आप घर जाइए। कि हमें ना इस आंदोलन को खराब करना है, न इस व्यवस्था को खराब करना है। किसी व्यक्ति के द्वारा ये साजिश है। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत करा दिया है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। राजस्थान में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद कार सवार लोगों ने कार से उतरकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक युवक कार की सर्विस करवा के लौट रहा था। इसी दौरान सरगांव इलाके में नसीराबाद में हाईवे पर कार में आग लग गई। युवक जब तक कुछ समझ पाता, तब तक आग ने तेजी से पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। जलती कार की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक पड़ गया। लोगों ने दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी दी। दमकल की गाड़ी जब तक मौके पर पहुंचती, तब तक आग कार के बड़े हिस्से को जलाकर खाक कर चुकी थी। दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आशंका है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। एमपी के सतना में एक सड़क का इतना घटिया निर्माण किया गया कि वो ठोकर से ही उखड़ने लगी। मंत्री प्रतिमा बागरी के निरीक्षण के दौरान सड़क की परतें उखड़ने का वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद ठेकेदार का ठेका निरस्त किया गया। आगे जाओ। नया निर्माण देखकर मंत्री प्रतिमा बागरी ने जब सड़क चेक की तो वो खुद चौंक गई। ऐसे ये रोड बनी है, ये साइड में कभी कोई और पूरी रोड ये निकल रही है। ये रोड बनी है, ये रोड बनी है, देख लो ये रोड बनी है। पूरी रोड निकाल दो इस तरह से ये लोग रोड बना रहे हैं।
सड़क निर्माण का काम पीडब्ल्यूडी करा रहा है और करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क के नवीनीकरण के नाम पर पैसे की जमकर बंदरबांट करने का खुलासा हुआ है। तो जब हम पैर से जिस रोड को खिसका सकते हैं तो उसमें वाहन चलेगा तो क्या उसकी स्थिति होगी, यह आप समझ सकते हैं। उसके बाद पता किया तो ये पीडब्ल्यूडी की रोड थी। मंत्री के निरीक्षण में सामने आया कि सड़क पर डामर की क्वालिटी और मोटाई मानकों के मुताबिक नहीं थी। वहीं कार्यपालन यंत्री का कहना है कि कुछ हिस्से रिजेक्ट किए गए हैं, जबकि जमीनी हकीकत ये थी कि पूरी सड़क ही निम्न स्तर की बनी हुई थी। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी की सुरक्षा में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। उनकी सुरक्षा घेरे में एक गाय पहुंच गई, जिसके बाद तो वहां हड़कंप मच गया। लेकिन कार्यक्रम स्थल के बाहर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सीएम योगी के काफिले के आगे एक गाय आ गई। सीएम योगी की कार से उतरने से पहले ही एक गाय दौड़ती हुई कार के पास पहुंच गई, जिसे देखते ही पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। इस गाय के पीछे कई पुलिसकर्मी दौड़े और किसी तरह इसे पकड़ा गया। अब इसे सीएम की सुरक्षा में चूक मानते हुए एक्शन हुआ है। प्रशासन ने सुपरवाइजर अरविंद कुमार को सस्पेंड कर दिया है। अरविंद कुमार पर पूरे एरिया में नगर निगम से जुड़े कामों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी। इसे मुद्दा बनाते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही होगी तो बीजेपी के शासन में जनता की रक्षा सुरक्षा की क्या ही बात की जाए। दिल्ली में बने नाइट शेल्टर को लेकर दिल्ली सरकार का दावा है कि सरकार मूलभूत सुविधाएं दे रही है, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में जो सामने आया वो आपका दिल कचोट देगा। सरकारी दावों के उलट जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। जामा मस्जिद के ठीक सामने उर्दू पार्क में बने महिलाओं और बच्चों के शेल्टर में रहने वाले लोगों का कहना है कि खाने की क्वालिटी बेहद घटिया है। संडे को खाना नहीं मिलता और साफ सफाई का हाल बुरा है। हालात ये हैं कि शेल्टर के कंबल सालों से गंदे पड़े हुए हैं और उनको ओढ़ने से बच्चों को बीमारियां हो रही हैं। इनको धोया जाता है, रजाई गद्दे कंबल को यहाँ के तो हमारा बिस्तर होता है वो तो हम धोते हैं। ये यहाँ पे नहीं धुलता सरकार की तरफ? हमें नहीं पता है। आपके सामने कुछ देखा आपने? नहीं, धुलते हुए नहीं देखा मैंने। नहीं, कभी भी नहीं धुला है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे 9 साल से रह रही हूँ। 9 साल से आपने कभी कंबल धुलते हुए नहीं देखे? नहीं देखा। अब जब नहीं देखा तभी तो कह रही हूँ, नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि शेल्टर हाउस की चेकिंग नहीं होती, बाकायदा चेकिंग होती है, लेकिन डर की वजह से शेल्टर में रहने वाले लोग समस्याएं नहीं बता पाते। डर है कि अगर यहाँ से निकाल दिया गया तो वो कहाँ जाएंगे। हम लोग तो कुछ कहते नहीं उन्हें। क्योंकि अपनी समस्या बताओ। हम बोलते नहीं है इसीलिए कि हमें दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ काम करते हैं ना सफाई का, तो हमारे ऊपर बात उठेगी। ये बात है, इसीलिए हम कुछ कहते नहीं है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का दावा है कि शेल्टर में गर्म पानी, खाना और कंबल जैसी सारी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन रैन बसेरा में रहने वाले लोगों के मुताबिक हकीकत इससे ठीक उलट है। जर्मनी रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने हाल ही में जन संसद कार्यक्रम में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के छात्रों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला था, जिसका वीडियो कांग्रेस ने अब जारी किया है। राहुल गांधी का छात्रों से संवाद का वीडियो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें राहुल गांधी कई छात्रों को सुन रहे हैं, उनसे संवाद कर रही हैं। संवाद के जरिए राहुल गांधी ने संघ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी से संवाद करने वाले सभी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, जहां राहुल ने उनसे उनके संस्थान और उनके शोध के बारे में चर्चा की। इस दौरान छात्रों ने बड़ा ही गंभीर मुद्दा राहुल के सामने रखा। उन्होंने वही गंभीर चिंताएं दोहराई जो देश के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्र और शिक्षक लगातार उठाते रहे हैं। बिना नाम लिए छात्रों ने आरएसएस पर शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा करने जैसे आरोप लगाए हैं। Through that, the 5-year plans, all the NSS, so everything came up. Like because of this history and everything will be totally destroyed. Basically, RSS is capturing the organization. राहुल गांधी ने जहां एक तरफ युवाओं के भविष्य के बारे में चिंता जाहिर की, तो वहीं छात्रों को ये भी भरोसा दिलाया कि उनके साथ गलत नहीं होगा। देश का युवा ज्ञान और विज्ञान से चलेगा, संस्थान से नहीं। और आइए अब आपको दिखाते हैं राजनीति की 5 बड़ी खबरें टॉप 5 न्यूज में। अरावली बचाओ अभियान के तहत जगह जगह प्रदर्शन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अरावली इलाके में कोई छूट नहीं दी गई, भ्रम फैलाना बंद करें। पश्चिम बंगाल में 58 लाख वोट कटने के बाद पार्टी की बीएलए को संबोधित करेंगी ममता। कोलकाता में होगी बीएलए की बैठक। वोटर्स की सहायता में बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका मजबूत करना है लक्ष्य।
बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव और राज ठाकरे आज कर सकते हैं गठबंधन की घोषणा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, उद्धव और राज ठाकरे जल्द करेंगे इसका ऐलान। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को मिली बम्पर जीत। फडणवीस ने कहा, आगामी चुनावों में भी मिलेगी जीत। 15 जनवरी को होना है बीएमसी और 29 नगर निगमों का चुनाव। ग्रेटर नोएडा में आज किसानों की महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। किसानों के मुताबिक सरकार उनकी मांगों को कर रही है अनदेखा, इसीलिए विरोध में बुलाई गई महापंचायत। यूपी के बागपत में एक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक कैंटर सड़क पर पलट गया और उसमें रखी मछलियां जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। चलते चलते अनियंत्रित होकर कैंटर सड़क पर पलटा और देखते ही देखते सड़क किनारे मछलियों का ढेर लग गया। अधिकतर मछलियों ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया तो कुछ तड़पती हुई दिखाई दी। मछलियां सिर्फ सड़क पर ही नहीं गिरी बल्कि हाईवे के किनारे जो मिट्टी का ढलान था वहां भी बिखरी हुई नजर आई। जो लोग मछली खाने के शौकीन थे वो इससे कई मछली उठाकर घर ले गए। यह हादसा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हुआ। हालांकि हादसे की वजह क्या रही ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी बात कही। इस दौरान उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर संसद में इसको लेकर कोई कदम बढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मोहन भागवत कोलकाता में आयोजित संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और यहीं उन्होंने ये बयान दिया। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे वो भी ठीक है। मोहन भागवत ने एक उदाहरण देकर बताया कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। सूर्य पूरब में उगता है, कब से उगता है पता नहीं, तो अब इसको भी संविधान की मंजूरी चाहिए क्या? भागवत ने साफ कहा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, ये कोई माने या ना माने। हिंदुस्तान में जो एक बार आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। अमेरिका से वाराणसी पहुंचे कपल को भारतीय संस्कृति से ऐसा प्यार हुआ कि उन्होंने मंदिर में शादी कर ली। भगवान शिव को साक्षी मानकर लॉरेन ने जैसन के गले में वरमाला डाली और प्रभु से कामना की कि 7 जन्म तक दोनों एक साथ रहें। दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को वरमाला ही नहीं पहनाई बल्कि अग्नि के 7 फेरे भी लिए। इसके बाद लॉरेन और जैसन ने रुद्राभिषेक किया, भगवान शिव को प्रणाम किया और सुख समृद्धि की कामना की। इसी तरह सनातन परंपराओं के तहत लॉरेन और जैसन का विवाह संपन्न हुआ। ये दोनों अमेरिका के लॉस एंजल्स के रहने वाले हैं और शादी के लिए गौरी केदारेश्वर मंदिर पहुंचे थे।